गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आज उसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब हर घर रोशन होगा आपके ज्ञान की रोशनी से, क्योंकि आपकी काबिलियत किसी की मोहताज नहीं। तो इस तरीके से हमने आपको कल पढ़ाया था वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो हमने आपको बताया था कि हमने जैसे यहां पर एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण, हमने यहां पर एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो हमने आपको बताया था कि अगर इसका मिड पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव, और यहां से हमने इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहां से हमने ये लाइन को मिला दिया और इसको हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ध्रुव तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, बीच की जो क्या होगी, दूरी होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, आर, जिसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। फिर हमने आपको बताया था कि ध्रुव, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी, ध्रुव पी और सी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, मेन फोकस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी देखा जाए तो उसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये इसकी क्या कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। और उतनी ही दूरी पर अगर देखा जाए तो एफ, क्योंकि आर का क्या होता है, दोगुना, सॉरी, आर का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। अब देखें तो हमने कल आपको फार्मूला बताया था आर बराबर 2f। क्या बताया था, आर बराबर 2f, या दूसरा फार्मूला अगर बताएं तो f बराबर कितना बताए थे, r/2। यानी कि अगर यहां से हम समझें, अगर यहां से हम समझने का प्रयास करें तो क्या होगा, जैसे जैसे हम किसी दर्पण की त्रिज्या को बढ़ाएंगे वैसे वैसे f का मान बढ़ता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा फोकस दूरी का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वक्रता त्रिज्या का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोकस दूरी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे वक्र का आकार बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वक्रता त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका क्या बढ़ता जाएगा, फोकस दूरी बढ़ता जाएगा। ठीक, अब आगे बात करें। जैसे हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा हमको क्या होता है, पैसे मिल जाते हैं, वैसे वैसे हमारी क्या होती हैं, जरूरतें और इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। तो इसी तरीके से जैसे जैसे क्या होगा, इसकी रेडियस बढ़ेगी दर्पण की,
वैसे वैसे इसकी क्या बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। जैसे अगर हम देखें, हमने यहाँ पर एक छोटा सा वक्र लिया, तो यहाँ पर इसकी फोकस दूरी कुछ और रहेगी। जैसे जैसे हम और बढ़ाए, इसकी फोकस दूरी और होगी, फिर इसके बाद में और बड़ा किए, इसकी फोकस दूरी और होगी। कर्व को और बड़ा कर रहे हैं, इसकी फोकस दूरी और होगी। कर्व को और बड़ा करते जाएंगे, इसकी फोकस दूरी और होगी। इस तरीके से और बड़ा करते जाएंगे, इसकी फोकस दूरी और होगी। इस तरीके से ऐसे और बड़ा करते जाएंगे, इसकी फोकस दूरी और होगी। इस तरीके से और आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन जैसा कर्व मिलेगा। और स्ट्रेट लाइन जैसा कर्व कब मिलेगा, जब पाताल लोक से लेकर क्या करेंगे, आसमान तक खींचेंगे कोई भी सर्कल या वक्र, तो हमें उसका क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर इस भाग को इस ओर कलई कर दिया जाए, इस ओर कलई कर दिया जाए, इस ओर कलई कर दिया जाए, तो ये एक समतल दर्पण की तरह क्या करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा। समतल दर्पण की तरह क्या करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा। सॉरी, समतल दर्पण की तरह, इसको लिखेंगे प्लेन मिरर। समतल दर्पण की तरह क्या करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ लेता है, आपसे एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये बताओ, अगर पाताल से लेकर और आसमान तक की अगर दूरी नापा जाए तो करीब करीब उसको हम क्या बोल देते हैं, अनंत है। क्या है, अनंत है। तो इस तरीके से अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया जाएगा इस तरीके से, तो वक्रता त्रिज्या इसके ली जाएगी, तभी जाकर एक स्ट्रेट या सीधा वक्र मिलेगा। तो बताओ, अगर यहां से जमीन से लेकर और आसमान तक का खींचा जाए तो वहां पे उसकी कुल दूरी क्या हो जाएगी, अनंत। तो इसलिए अगर उसका वक्रता त्रिज्या अनंत है तो क्या हो रहा है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर ही निर्भर कर रही है। तो इस तरीके से वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर फोकस दूरी भी बढ़ेगी, और जब फोकस दूरी बढ़ रही, जब वक्रता त्रिज्या क्या है, अनंत है, तो फोकस दूरी भी अगर देखें तो समतल दर्पण की, समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत अनंत होती है, अनंत होती है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर, किसी भी दर्पण की क्या बढ़ाने पर, वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या बढ़ाने पर उसका फोकस दूरी अगर ऑप्शन में दे दिया गया बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, तो क्या बताओगे, बढ़ती है। ठीक, आगे अगर आपसे पूछा जाए बहुविकल्पी में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो क्या बताओगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो इस तरीके से अगर आपसे हमने कल समतल दर्पण के बारे में बात किया था कि समतल दर्पण पर जब कोई व्यक्ति बी वेग से चल रहा है समतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब 2b से चलेगा, उसके 2 गुना वेग से चलेगा। इसी तरीके से आज हमने एक क्वेश्चन और प्राप्त किया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, यहां तक समझ में आया? और समतल दर्पण को क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। सीबीएसई वाले अपना समझ जाएंगे क्योंकि वो बहुत तेज होते हैं। सीबीएसई वाले तेज इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो पढ़ रहे होते हैं, आधा घंटा पढ़ देते हैं, तो उनकी मम्मी क्या कहती हैं, लो बेटा हॉर्लिक्स पी लो, हॉर्लिक्स पी लो। और हम लोग पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो क्या होता है, बेटा
भैंसिया कोयर डाले कि नहीं डाले। तो इस तरीके से कहने का मतलब है, सीबीएसई वाले अपना समझ जाएंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। आगे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। उसके बाद में आगे बात करते हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, नोट कर लिया बेटा? समझ में आया कि नहीं? समझ गए कि नहीं? आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालेंगे दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बढ़िया सुंदर सा गजोधर जैसा क्या बनाते हैं, फिगर। क्या बनाते हैं, फिगर। क्या बनाते हैं, फिगर। तो यहाँ पर हमने एक बनाया खूबसूरत सा, खूब बढ़िया सा क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। तो आगे हम देखते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर हम बात करेंगे पहला ध्रुव की। इसकी बात करेंगे ध्रुव की। ध्रुव जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। आगे उसके बाद में नंबर 2 हम बात करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, अगर इसका हम फर्स्ट सिरा मान लेते हैं M1 है, सेकंड सिरा M2 है, तो अगर हम इसका देखते हैं तो इसके मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं P से। अगला बात अगर करें तो वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की अगर बात करें तो वक्रता केंद्र को हम किससे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, C से। और अगर वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र की अगर बात किया जाए तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस कांच के खोखले गोले से दर्पण को काट कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जिस कांच के गोले से काटकर किसी दर्पण को बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, उस गोले का केंद्र कहलाएगा दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम बात करें कि नंबर तीसरे की, अगर हम बात करें नंबर 3 की, हम बात करते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष।
और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हिंदी वाले ध्यान देंगे कि प्रधान अक्ष भी कहते हैं किसको, मुख्य अक्ष को। तो अगर मुख्य अक्ष की बात करें तो दर्पण के ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा दर्पण की क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाते हैं। इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अब आगे नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 अगर हम बात करें मुख्य फोकस की, मुख्य फोकस, इसको कहते हैं मेन फोकस। तो अगर हम बात करें मेन फोकस की तो दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा। मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का फोकस कहेंगे। इसको हम दिखाते हैं कैपिटल एफ से। इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस। तो अगर हम बात करें तो आगे नंबर 5 की अगर हम बात करें, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक। दर्पण के व्यास को दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। दर्पण के व्यास को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो दर्पण से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, और आगे चलकर और अभी दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने क्या देखा कि नंबर 1 ध्रुव की अगर बात किया जाए तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और अगर नंबर 2 वक्रता केंद्र की बात किया जाए तो जिस कांच के गोले को काटकर क्या बनाया जाता है, दर्पण बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। नंबर 3 अगर बात करें प्रधान अक्ष का मुख्य अक्ष की, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। या इसी को हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं, और इसी इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे अगर बात करें नंबर 4 की, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच की जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीच के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। और आगे चल के हम फोकस को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। दर्पण से के मुख्य फोकस की हम आगे चलकर बात करेंगे कि इसको हम इस तरीके से भी दर्पण के फोकस को परिभाषित कर सकते हैं, जैसे किसी भी दर्पण
के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा या पैरेलल आने वाले लाइन या पैरेलल आने वाले लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग के बाद जिस पॉइंट से पास करती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को भी हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो आगे हम इस तरीके से बात करेंगे। और यहां तक बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं कॉन्सेप्ट पर अगले, और हम आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेकिन प्रतिबिंब बनाने से पहले हम पढ़ लेंगे किरण आरेख। किरण आरेख खींचने का नियम। किरण आरेख खींचने का नियम। किरण आरेख खींचने का नियम, इसको बाबू ध्यान से समझना। किरण आरेख खींचने का नियम, जैसे फर्स्ट नियम हमने क्या लिया? एक दर्पण लिया। आप लोग जानते हैं ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। हमने एक दर्पण लिया, यहाँ पर इसका ध्रुव P होगा, इसका ध्रुव क्या होगा? P होगा। यहाँ से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको यहाँ पे C दिखा दिया। तो यहाँ से किरण आरेख खींचने का नियम, पहला नियम ये कहता है कि जब यहाँ पर हमने एक वस्तु को रख दी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के, एक मिनट बेटा, किसी मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर पड़ती है या आती है, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम यह हो गया। पहला नियम क्या किया? किरण आरेख खींचने का नियम यह है कि जब किसी वस्तु पर से कोई प्रकाश की किरण चलकर किसी दर्पण से टकराती है, तो वह टकराने के पश्चात या टकराने के बाद कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। ठीक, आगे बात करें अगर, तो यहाँ पर अगर आगे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आगे देखेंगे दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है कि हमने एक यहाँ पर क्या लिया? दर्पण लिया। क्या लिया? दर्पण लिया। आप लोग जानते हैं ये दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ से हमने इसका मिड पॉइंट एक लिया, इसको हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा और यहाँ पर हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C रखा। दूसरा नियम कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह परावर्तित होकर उसी मार्ग में क्या हो जाती है? उसी मार्ग में चली जाती है। परावर्तित होकर उसी मार्ग में चली जाती है। दूसरा नियम यह कहता है। अगर तीसरे नियम की बात करें, तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम यह कहता है कि अगर हम किसी दर्पण को लिए और उसका हमने एक क्या किया? मिड पॉइंट P, जिसको ध्रुव कहते हैं, यहाँ से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, यहाँ से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर C माना और यहाँ पर हमने एक फोकस लिया। यहाँ भी फोकस कर लीजिए और उसके बाद में ये पॉइंट फोकस दर्शाया। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश की
किरणें अगर मेन फोकस से आ रही हैं इसी दर्पण पर, तो दर्पण पर पड़ने पर वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती हैं। और चौथा नियम ये कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि अगर कोई दर्पण अगर इस तरीके से है, जिसका ध्रुव P और प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और इसका फोकस F है, तो अगर कोई प्रकाश की किरणें उसके ध्रुव पर आकर क्या होती हैं, टकराती हैं, तो जितने एंगल पर आकर टकराती हैं परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल पर क्या होती हैं, चली जाती हैं, उतने ही एंगल पर क्या होती हैं, चली जाती हैं। मतलब अगर यहाँ का एंगल थीटा है तो यहाँ का भी एंगल थीटा होगा। अगर थीटा बराबर ये 30 डिग्री है तो थीटा बराबर ये भी 30 डिग्री होगा। चौथा नियम ये कह रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो ध्रुव से टकराने के बाद जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर परावर्तित होकर चली जाती है। तो इस तरीके से हमने आपको किरण आरेख खींचने का क्या बता दिया बाबू, नियम बता दिया, किरण आरेख खींचने का नियम। तो आज की क्लास हम यहीं तक लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। उसके बाद में कल हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। थैंक यू क्लास। और आप लोग पढ़ाई करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। आपके लिए हमारी यही शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।